हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज और मंथ वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। हर एक टॉपिक को कवर अप किया गया है। अगर आपका आने वाले दिनों में कोई सा भी एग्जाम लगा हुआ है तो आपको ये ई बुक एक बार जरूर चेक करना चाहिए। आपका 100% कवर अप हो जाएगा जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक का अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन पूछा गया तो। इसको परचेज करने के लिए आप MGT ऐप से परचेज कर सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी जाकर के आप परचेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर आप लोग UPI माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में PATA ग्रैंड अवार्ड किसने जीता? तो केरल के पर्यटन ने जीता था PATA ग्रैंड अवार्ड। अगला, नटखट नामक शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर कौन है जिन्हें ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया है? नटखट फिल्म दोस्तों ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। ये शॉर्ट फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं शान व्यास। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया है। ऐसे ही आप लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कल मनाया गया। और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद जी की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, APJ अब्दुल कलाम समझ लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी दोस्तों ये राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जबकि अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी, और इनकी ही जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 2008 से। सन 2008 को 11 नवंबर को इसको पहली बार मनाया गया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में इस दिवस का उद्घाटन किया था। क्लियर है। अबुल कलाम आज़ाद जी को दोस्तों मरणोपरांत 1992 में 1992 में भारत रत्न भी मिला था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी को। अब देखिए, ये तो हुआ नेशनल एजुकेशन डे जो कि मनाया गया 11 नवंबर को। अब इस मंथ में और भी कई इंपॉर्टेंट डे हैं, उनका भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अगर करते चलेंगे तभी हम लोग को याद रहेगा। 1 नवंबर को सबसे पहले क्या मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को दूसरा इंपॉर्टेंट डे आया जब मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बाद 7 नवंबर को आया इंपॉर्टेंट डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। फिर 8 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे आया जब मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर को। 9 नवंबर को दोस्तों उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 नवंबर को दोस्तों कई राज्यों ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो अब 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया दोस्तों चाइना ने। 6th जनरेशन का सैटेलाइट लॉन्च किया है इसकी टेस्टिंग के लिए, 6G टेस्टिंग के लिए। पूरी दुनिया अभी 5G टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। 5G पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया है, और यहाँ पर चाइना 6G टेक्नोलॉजी के लिए परीक्षण करने जा रहा है, और वो भी अंतरिक्ष में। तो इसके लिए इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब देखिए, ये सैटेलाइट इसके रॉकेट से लॉन्च किया गया जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 6। क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 6। मैंने आपको कई बार बताया है चाइना के रॉकेट के बारे में। इसका रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 6, यही सब इसका रॉकेट का नाम है। भारत के रॉकेट के क्या क्या नाम है इसरो के? PSLV हैं, GSLV हैं, ठीक है। और वहीं अमेरिका के जैसे स्पेस एक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फाल्कन 9। तो ये सभी रॉकेट के नाम हैं। रॉकेट का काम क्या होता है? सैटेलाइट को ले जा करके अंतरिक्ष में छोड़ देना या ऑर्बिट में छोड़ देना। चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से 12 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। 12 सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसी के साथ में, 6G सैटेलाइट के साथ में। अब होगा क्या कि ये सैटेलाइट्स जो होंगी अंतरिक्ष में जा कर के, स्पेस में जा कर के टेराहर्ट्ज़ वेव पर, किस पर?
टेराहर्ट वेव पर दोस्तों नेटवर्क की टेस्टिंग करेंगे, जिससे 6G टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये टेस्टिंग दुनिया में पहली बार हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे मैंने आपको बताया पूरी दुनिया जो है वो चाइनीज़ कंपनी है एक हुआवे कंपनी की 5G टेक्नोलॉजी पर बैन करने में लगी हुई है, और इधर चाइना 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने जा रहा है, यानी उसकी टेस्टिंग शुरू कर दिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत, अभी आपको याद होगा दोस्तों, भारत ने क्वालकॉम के साथ जाकर के अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी पर एक टेस्टिंग किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत की किस कंपनी ने किया था? रिलायंस जियो ने। ठीक है, जियो गई थी अमेरिका में क्वालकॉम के साथ वहाँ पर टेस्टिंग करने, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब आया है चाइना, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से चाइना किस तरफ है आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, उत्तर साइड में है, नॉर्थ में है चाइना। ये रही बड़ी कंट्री चाइना। ठीक है, चाइना की राजधानी होती है बीजिंग। अच्छा, बीजिंग से अभी कल भी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, याद हो अगर आपको, SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। बीजिंग में ही दोस्तों 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिबी या युआन, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है मंदारिन। क्या? मंदारिन होती है यहाँ की आधिकारिक भाषा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में लेबनान ने दोस्तों अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। लेबनान की जो सेंट्रल बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान, उसके गवर्नर हैं रियाद सलमेह। तो रियाद सलमेह जी ने घोषणा की कि वो 2021 तक, कब तक? 2021 तक वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे। डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी लॉन्च करेंगे। ये वर्चुअल करेंसी क्या होता है? वर्चुअल करेंसी वो होता है दोस्तों जिसको हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन ही होगी, इंटरनेट मुद्रा ही होगी वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन वगैरह आप लोग सुने होंगे, तो ये वर्चुअल करेंसी कहलाती है, यानी इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, ये ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से होती रहती हैं। ठीक है, तो लेबनान अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, कब तक? 2021 तक। अब हम लोग लेबनान के बारे में बात करेंगे, देखेंगे वर्ल्ड मैप में लेबनान है कहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इजराइल की साइड में, इधर आएंगे। ठीक है, इजराइल की साइड में आएंगे तो यहीं इजराइल के पास में ही पड़ता है लेबनान। कई बार आपको दिखाया गया है, अभी बेरूत में, यहाँ की जो राजधानी है बीरत, वहाँ पर दोस्तों एक विस्फोट हुआ था। आपको बताया गया था, उसके बंदरगाह के पास अमोनियम नाइट्रेट का एक स्टोरेज था, वहाँ पर विस्फोट हुआ था और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, हज़ारों लोग घायल थे। और यही वजह थी कि वहाँ पर आप लोग देखेंगे पिछले 6 महीनों में कई बार वहाँ के PM चेंज हुए, बदले, और आखिरकार एक बार फिर से वही पुराने वाले आ गए। कौन? PM हो गए एक बार फिर से हसन दियाब। कौन? हसन दियाब। यहाँ की राजधानी बीरत है और यहाँ की करेंसी होती है लेबनानीज पाउंड। क्लियर है बिल्कुल? ये इधर आपको पास में दिख जाएगा इजराइल। ठीक है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी, ये इजराइल है, जॉर्डन है। ठीक है, इधर सीरिया वगैरह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे जापान के सिंहासन का औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो दोस्तों जापान के सिंहासन का औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी चुने गए हैं अकीशिनो। कौन? अकीशिनो। क्राउन प्रिंस अकीशिनो को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। एक्चुअली में दोस्तों अभी भी वहाँ पर सम्राट होते हैं। अभी सम्राट के बारे में आपने सुना होगा, पिछली साल एक क्वेश्चन आया था कि वहाँ के सम्राट अकीहितो थे। अकीहितो ने अपना सिंहासन त्याग दिया था। ठीक है, अपना सिंहासन से त्यागपत्र दिया और सिंहासन को अपने बड़े बेटे को सौंप दिया। उनके बड़े बेटे थे नारुहितो, तो यही वर्तमान में वहाँ पर सम्राट हैं। ठीक है, जब नारुहितो सम्राट बन गए तो फिर जो क्राउन प्रिंस की पोस्ट थी वो खाली हो गई, या कहें उत्तराधिकारी की जो पोस्ट थी। तो अब उत्तराधिकारी की पोस्ट खाली थी तब से लेकर के अप्रैल 2020 तक। अप्रैल में दोस्तों होना था फिर से चयन, यानी कि ये जो आयोजन हुआ जिसके तहत ये औपचारिक रूप से सिंहासन उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो अप्रैल में इवेंट होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वो टाला गया और अब जाकर के क्राउन प्रिंस की पोस्ट फिलअप हुई है। अकीशिनो को बनाया गया नया वहाँ का औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला नाम सम्राट अकीहितो। सम्राट अकीहितो पिछली साल अपनी गद्दी सौंपे, अपनी गद्दी से त्यागपत्र दिए और अपने बेटे को गद्दी सौंपे, सम्राट नारुहितो। तो नारुहितो जो है ये वर्तमान में सम्राट हैं और उत्तराधिकारी कौन बनाए गए? अकीशिनो। क्लियर है? क्राउन प्रिंस ये चुने गए। अब आया है जापान, तो जापान को भी देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। इधर से हम लोग इधर आएंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड आएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जापान।
ये रहा जापान। ये जापान कंट्री है। जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो। टोक्यो से आपको क्या याद आ रहा है? टोक्यो ओलंपिक याद आ रहा है। टोक्यो ओलंपिक एक वर्ष के लिए टाला गया है कोविड-19 की वजह से। ये अब आयोजित होगा 2021 में, लेकिन कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ही। ठीक है, नाम वही रहेगा, बस इसको टाल दिया गया है। आयोजन इसका 2021 में होगा। टोक्यो से याद रखिएगा। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो हो गई। जापान से अभी भारत ने एक एक्सरसाइज भी किया था, नेवल एक्सरसाइज था, जीमैक्स। जीमैक्स भी याद रखेंगे आप लोग। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसे भी आपको याद रखना है। समुद्री सैन्य अभ्यास था, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले किया था भारत और जापान ने। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के पीएम है योशिहिदे सुगा। कौन? योशिहिदे सुगा, जो कि अभी जब शिंजो आबे जी जो इस्तीफा दिए थे उसके बाद आए थे। योशिहिदे सुगा। यहाँ की करेंसी होती है येन, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जापान सागर है, इधर ये पूर्वी चाइना सागर है, दक्षिण चीन सागर इसके नीचे पड़ जाता है। ठीक है, और इधर तो चाइना है ही, इधर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि भारत से किस तरफ जाने पर वो कंट्री मिलती है। अगर आप इस प्रकार से रिलेट करोगे तो आपके माइंड में वर्ल्ड मैप धीरे धीरे बैठता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाए करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्तीय वर्ष 2020 में परोपकारी भारतीयों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर हैं दोस्तों अजीम प्रेमजी। विप्रो के ये पूर्व चेयरमैन थे। अजीम प्रेम जी ये परोपकारी भारतीयों की लिस्ट में शीर्ष पर आए हुए हैं। 2020 में इन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं। कितने? 7,904 करोड़ रुपए 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने परोपकार किए हैं, दान के रूप में दिए हैं। और एक दिन में मैक्सिमम इन्होंने 22 करोड़ रुपए दान किए हैं। तो सबसे बड़े दानवीर बनकर उभरे हैं अभी 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए। इन्होंने HCL के शिवनादर को पीछे किया है। किसको? HCL के शिवनादर को पीछे कर दिया है अजीम प्रेम जी ने। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट यहाँ से जुड़ता है, बिन्नी बंसल। बिन्नी बंसल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट बिन्नी बंसल। इन्होंने भी अपनी जगह बना ली है इस लिस्ट में। ये बन गए हैं भारत के सबसे कम उम्र के परोपकारी, और इन्होंने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। इनको मिला है 109वां स्थान दानवीरों के रूप में। अच्छा, ये सभी लिस्ट जारी किसने किया है? ये सभी लिस्ट जारी किया है हुनरू इंडिया ने। किसने? हुनरू इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है अपनी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड सेट किया है अरहम ओम तलसानिया ने। अरहम ओम तलसानिया, ये कौन है? ये दोस्तों 6 वर्ष का एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, क्लास 2 का, सेकेंड क्लास का एक स्टूडेंट है, और दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रोग्रामर बन गया है ये। इसके लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, इसका नाम पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अरहम ओम तलसानिया, ये अहमदाबाद के हैं, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इस लड़के ने दोस्तों अभी हाल ही में पियर्सन VUE पियर्सन परीक्षण केंद्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट टेस्ट को पास कर लिया है, और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है प्रोग्रामिंग में। क्लास 2 का स्टूडेंट है, 6 वर्ष की उम्र है। अगला, 200 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों 200 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम से हैं, और इन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को एक बार फिर से फाइनल मैच जिता दिया है। मुंबई इंडियंस की टीम दोस्तों 5वीं बार फाइनल मैच जीती है IPL का, 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीती है। अभी कल ही मैंने आपको IPL पर वीडियो दी हुई है, और इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सब कुछ कवर अप किया गया है। आप लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिस कर देंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो है वो। तो रोहित शर्मा दोस्तों 200 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी बने महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों CSK के कैप्टन हैं, और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग, और मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा है। क्लियर? अच्छा, रोहित शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने दोस्तों अभी तक IPL में 5 बार फाइनल खेला है, और सभी 5 बार उनकी टीम ने जीता है फाइनल मैच। 4 बार तो ये मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं, और एक बार 2009 में ये डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेल रहे थे, और डेक्कन चार्जर्स ने 2009 में जीता था IPL का फाइनल। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्मेनिया ने किस देश के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आर्मेनिया ने दोस्तों अजरबैजान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। फाइनली इन दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है।
पिछले 6 हफ्तों से दोस्तों दोनों में युद्ध चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। ये दोनों ही देश नारगोनो, क्या था ये एरिया याद रखिएगा, नारगोनो काराबाख। तो नारगोनो काराबाख के लिए विवादित एक एन्क्लेव है, उसी के लिए लड़ रहे थे आपस में। और फिर इसी पर अब समझौता हो गया है, शांति समझौता हो गया है। और इस समझौते के तहत हुआ ये है कि अजरबैजान नारगोनो काराबाख के उन क्षेत्रों पर अब दोबारा से कब्जा करेगा जहां पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था, यानी लड़ाई में जीत लिया था। तो अब नारगोनो काराबाख जो विवादित क्षेत्र था, विवादित एन्क्लेव था, उस पर अब अजरबैजान का कब्जा होगा। ठीक है, तो इसी पर शांति समझौता हुआ है। दोनों देश कहाँ पर हैं इनकी डिटेल अभी चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इस साइड अजरबैजान और यहीं पर दिख जाएगा आर्मेनिया। ठीक है, यहाँ पर कैस्पियन सागर के पास में ही ये रहा अजरबैजान और ये है आर्मेनिया। इन्हीं दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, अजरबैजान के बारे में पहले अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी होती है बाकू। ये रहा, आपको दिख रहा है बाकू, इसकी राजधानी है। करेंसी होती है मनत, क्या मनत, MANAT। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव। कौन? इल्हाम अलीयेव। और आर्मेनिया के बारे में बात करें तो आर्मेनिया यहाँ देख लीजिए, ये आर्मेनिया है, इसकी राजधानी होती है येरेवान। क्या? येरेवान है इसकी राजधानी। और इसकी करेंसी होती है ड्रैम, DRAM। ड्रैम होती है इसकी करेंसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अरमेन सार्कसियान। कौन? अरमेन सार्कसियान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, केंद्र ने डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत लाने में, इसके दायरे में लाने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा? एक्चुअली में बात यह है कि वर्तमान में जो भी डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर हैं उन पर कोई कंट्रोल है नहीं, तो कोई कानून नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, या फिर कोई ऐसी रेगुलेटरी बनी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी स्वायत्त निकाय भी नहीं है। इस वजह से फिल्म, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, न्यूज़ और करंट अफेयर जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए, इन पर कंट्रोल लाने के लिए, जिससे ये जो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन प्राइम हुआ, हॉटस्टार वगैरह हुआ, ये सभी जो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर हैं इन सब पर एक कंट्रोल होगा। इन सब के ऊपर एक मंत्रालय, ये जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, ये सभी इसी के दायरे में आकर के वर्क करेंगे और कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके तहत एक रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाएंगे और उन रूल्स और रेगुलेशंस को इन लोगों को फॉलो करना होगा। लेकिन अब ऐसे अचानक से कैसे कर दिया जाएगा? इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची नियम 1961 है, उसमें संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन आप सभी को पता है, संशोधन में क्या करना होता है, संसद बुलानी पड़ती है, ये सब वगैरह होता है। लेकिन एक और तरीका होता है, क्या कि राष्ट्रपति जी तत्काल अध्यादेश ला करके कर दें। तो इसमें भी राष्ट्रपति जी का सहयोग लिया गया है। राष्ट्रपति जी ने क्या किया, इन्होंने संशोधन किया और तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया है। तो यानी कि तुरंत ही लागू हो गया है। तो अब जो भी डिजिटल मीडिया और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर होंगे वो सभी इसके दायरे में रह करके ही काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री कौन हैं? ये हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय मंत्री। अगला है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने दोस्तों अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है लॉकडाउन को। किसे? लॉकडाउन वर्ड को। लॉकडाउन वर्ड इसके अनुसार सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड रहा है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। दोस्तों अभी कई और डिक्शनरियां हैं निकालेंगी। ठीक है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो होता है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड हो। आपको क्या लगता है, क्वारंटाइन वर्ड हो सकता है कि नहीं? कोविड-19 वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। हमें तो लगता है क्वारंटाइन हो सकता है। देखते हैं अब आगे जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालती है अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुनती है वो। ठीक है, क्योंकि यही कोविड-19 पैंडेमिक में यही सब वर्ड जो हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए और काफ़ी नए तरीके के वर्ड थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने DRDO भवन में ASAT मिसाइल मॉडल का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO भवन में ASAT मिसाइल मॉडल का अनावरण किया है। ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मॉडल का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अब ये ASAT मिसाइल क्या होता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है? ऐसी मिसाइल जो सैटेलाइट को नष्ट कर दे।
सैटेलाइट कहाँ पर होती है? सैटेलाइट दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यानी ये अंतरिक्ष में होती है, स्पेस में होती है। तो अभी तक जो आप मिसाइल देखते थे, सुनते थे, वो क्या होता था? पृथ्वी पर ही किसी एक दूसरे से दूसरे देश में आक्रमण करना हुआ या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आक्रमण करना हुआ, अटैक करना हुआ, ठीक है, तो वो यूज किया जाता था मिसाइल। लेकिन ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो होता है, सैटेलाइट जो चक्कर लगा रही होती है अंतरिक्ष का, इन पर अटैक करने के लिए होता है। तो अभी भारत ने एक परीक्षण भी किया था, आपको अगर याद हो 2019 में 27 मार्च को ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए। भारत ने भारत का पहला ए-सैट मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि अंतरिक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है उस पर पिन पॉइंट पर निशाना लगाकर एक सैटेलाइट को तबाह किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की, और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया था जिसके पास ए-सैट मिसाइल है। तो ये उसी के लिए, उसी की याद में एक उसका मॉडल का अनावरण किया गया। कहाँ पर? DRDO भवन में। किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हैं रक्षा मंत्री। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी तो याद भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहे। बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, IPL 2020 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता? जैसा कि मैंने आपको बताया, कल ही आपको IPL 2020 पर पूरी डिटेल के साथ वीडियो दी गई है, और इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस को कंप्लीटली कवर अप किया गया है। अगला, बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देख लियो आप, चाहो MGT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी इमेज फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में अपलोड की जाती है दोस्तों इमेज फाइल, और एक सिंगल इमेज में आपको आज के दिन के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF वगैरह भी भेजी जाती हैं, और इसकी PDF आप हमारे ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हो। MGT ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।